वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेकंड एपिसोड है जिसमें अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। ये दूसरे सप्ताह के करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को कोई वॉइस का इश्यू नहीं आएगा और लेक्चर पूरा समझ में आएगा। कैसा लगा लेक्चर ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। वैसे आप सभी लोग बताते हैं, खूब प्यार देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा भी आपका कोई सजेशन हो, कुछ हो तो ऑलवेज वेलकम। आप बता सकते हो सारी चीजों के बारे में। बाकी अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये है हमारे दिए गए नंबर्स। इन नंबर्स पे कॉल कीजिए और अपनी पीडीएफ को आप ले सकते हैं। देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। ये पिक्चर मैं आप लोगों को दिखा दूं। ये पिक्चर है G20 समिट। आपको पता है कि हाल फिलहाल में खत्म हुआ है, लेकिन G20 की तर्ज पे ही एक P20 करके भी स्टार्ट किया गया है। P20 का मतलब है पार्लियामेंट्री। मतलब कि 20 जो ये हमारे पूरा ग्रुप्स है, ये वाला G20 वाला, इसकी जितनी जितनी कंट्रीज यहाँ पे आती हैं उसके वहां के पार्लियामेंट के स्पीकर जो होंगे उनकी यहाँ पे मीटिंग रखी जाएगी। समझे बात को? तो ये वाली जो मीटिंग है ना, ये सारे G20 कंट्रीज के स्पीकर्स की है। स्पीकर आपको पता है ना, जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा में। हमारे यहाँ की पार्लियामेंट को संसद कहा जाता है। नई पार्लियामेंट बनाई गई है, किसने डिजाइन किया है, थीम क्या है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारी जो नई पार्लियामेंट बनी है इसके आर्किटेक्ट कौन है, इसके बिल्डर कौन है, और दूसरा इसकी थीम। इस बार यूपीएससी ने सीडीएस के एग्जाम में थीम के ऊपर सवाल किया था, तो ये थीम भी बेहद जरूरी है। जो भी आपका इस साल और अगले साल एग्जाम आने वाला है उसमें ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसमें लोकसभा है, लोकसभा के स्पीकर होते हैं। ये जो स्पीकर है इनकी ये मीटिंग रखी गई है जिसकी थीम इस बार की रखी गई थी पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। तो उस प्रकार से इसमें हाई लेवल की मीटिंग को ये आप देख सकते हो। ये हमारे ओम बिरला साहब हैं और ये साथ में और भी बैठे हुए हैं। नई दिल्ली में, नई दिल्ली में कहा बहुत इंपॉर्टेंट है, यशोभूमि। यशोभूमि मैंने आपको अपने लेक्चर्स में कवर कराया था। यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 में बनाया गया है। एक नया सेंटर है जहाँ पे वर्ल्ड क्लास की जितनी भी ये एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेस होंगी वो यहाँ पे रखी जाएंगी। तो काफी अच्छे लेवल पे ये बहुत बड़ा सेंटर ओपन अप किया गया है। तो अब आपको फिलहाल के लिए P20 समिट याद रखना है। P20 समिट में ये बात याद रखिएगा कि इसको स्टार्ट करने वाले हमारे प्रधानमंत्री थे। 13 अक्टूबर को इसको स्टार्ट किया गया था। लोकसभा के स्पीकर है हमारे ओम बिरला। उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन वहां पे करवाई, पूरा कुछ करवाया। वहां पे हमारे राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन भी बैठे हुए थे, श्री हरिवंश, उनको भी बुलाया गया था। और 2 दिन का ये समिट चला है। इस 2 दिन के पूरे समिट में 2 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन किया गया है, जो कि वैसे तो मैंने सामने लिखा है, आप रीड कर लिए होंगे अब तक। सबसे पहला तो वही SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत जो हमारे गोल्स हैं उनके ऊपर, सतत विकास लक्ष्य। और साथ ही साथ एक मिशन है, आपको याद होगा, मिशन लाइफ मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2021 में स्कॉटलैंड, ग्लासगो। ग्लासगो याद है? याद नहीं है तो याद कर लो। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने CAPF एग्जाम में पूछा था अभी, कि मिशन लाइफ को कौन से COP में स्टार्ट करवाया गया था। 2021 ग्लासगो, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड कहाँ है? यूरोप में। तो मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के ऊपर ये 2 पॉइंट्स पे इस बार फोकस करके इस पूरे एक कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको तो बिल्कुल भी मिस आउट मत करना कहाँ पे हुआ है। और जब इस मीटिंग पूरी खत्म होती है तो इंडिया की प्रेसिडेंसी किसको हैंड ओवर कर दी जाती है? ब्राजील को, क्योंकि अगला जो उम्मीदवार है वो ब्राजील है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट आ गए ब्राजील। अब मैं वही बात करूं स्पीकर की। अब थोड़ा सा स्पीकर का जिक्र आया और मैं तो भाई पॉलिटी की फैन हूँ,
पॉलिटी मेरा सबसे बड़ा सब्जेक्ट है यूपीएससी में, ठीक है, मैं वही पढ़ाती हूँ पॉलिटी को सबसे ज्यादा, और पॉलिटी की ही मैं यूपीएससी एज फैकल्टी हूँ। तो स्पीकर की अगर बात आई है और मैं स्पीकर के ऊपर डिस्कशन ना करूं, ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए मैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिसे हिंदी में अध्यक्ष भी कहते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में आपको बता दूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। स्पीकर जो है, ऐसा नहीं होता है कि स्पीकर को हाथों हाथ ही इलेक्ट कर लिया जाता है। स्पीकर जब नई लोकसभा आके बैठती है, उस समय एक अलग से पोस्ट होती है जिसका नाम है प्रो टेम स्पीकर, वो इलेक्ट किए जाते हैं। इसके बाद स्पीकर के इलेक्शंस होके स्पीकर यहाँ पे आते हैं। खास बात ये है जो आपको बहुत कम लोग बताएंगे या फिर आपको पता होनी चाहिए, स्पीकर ओथ नहीं लेते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 5 सालों के लिए इनका टेन्योर होता है। अभी हमारे जो प्रेजेंट हैं स्पीकर 2019 से, वो है ओम बिरला, जिनकी पिक्चर भी आपने देखी थी। और फर्स्ट हमारे जो स्पीकर रहे गणेश वासुदेव मावलांकर, जीवी मावलांकर रहे। दुर्भाग्यवश इनकी मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पर आकर के नेक्स्ट जो है सर्व करते हैं इनकी डेथ होने के बाद। नेक्स्ट आते हैं M.A. अयंगर, वो आके सर्व करते हैं। उसके अलावा हुकुम सिंह, नीलम संजीवा रेड्डी, G.S. ढिल्लों, बलिराम भगत, K.S. हेगड़े, बलराम जाखड़, राबी राय, शिवराज पाटिल, संगमा, बाल योगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चैटर्जी, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन, ये सब हमारे स्पीकर्स रहे। अभी जो हमारे ये क्वेश्चन बनता है अगर एग्जाम में कि अभी तक हमारे लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर कौन से हैं, मतलब ऐसे स्पीकर जो सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रहे हैं, तो आप उनका नाम याद रख लीजिएगा, बलराम जाखड़ उनका नाम। ठीक है, ये भी सवाल देखो, सवाल तो कहीं से भी कुछ भी बन सकता है ना। ठीक है, ये पहले मध्य प्रदेश के गवर्नर भी थे, फिर ये स्पीकर भी बन गए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी दिमाग में रखना। एक चीज और, कि स्पीकर का जो ऑफिस है, ये स्पीकर का ऑफिस पहली बार कब बनाया गया था, क्या ये हमेशा से है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था? तो देखिए, आप लोगों ने हिस्ट्री में और पॉलिटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में तो पढ़ा ही होगा, जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस एक्ट में स्पीकर के ऑफिस को क्रिएट करने की बात की गई थी, और पहली बार स्पीकर का ऑफिस 1921 में फर्स्ट टाइम बनाया गया है। स्पीकर के पास सबसे बड़ी ये पावर होती है कि ये बता सके कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। पूरे हाउस में डेकोरम बना के रखना, कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास मत, सेंशर मोशन, ये सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। इनके जो इलेक्शंस की डेट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्शंस की जो डेट है वो कौन फिक्स करते हैं इनकी? प्रेसिडेंट फिक्स करते हैं। प्रेसिडेंट फिक्सेस द इलेक्शन डेट ऑफ स्पीकर। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग होगी आर्टिकल 108 के तहत, तब भी स्पीकर ही आके पूरे हाउस को संभालेंगे ज्वाइंट सिटिंग के समय। ठीक है भाई, तो जब भी मान लीजिए कोई भी बिल लोकसभा से पास होता है, तो स्पीकर वहां पे साइन करेंगे, तभी वो राज्यसभा में जाएगा और उस पर आगे प्रोसीड किया जाएगा। स्पीकर कभी भी पहली बार में वोट नहीं करते हैं। स्पीकर केवल तभी वोट करते हैं जब टाई की सिचुएशन आ जाती है, और उस केस में उस वोट का नाम पड़ जाता है कास्टिंग वोट। ये सब मैंने आपको सिर्फ रिवाइज कराया, मुझे पता है आप सभी लोगों को आती है ये चीजें। ये सिर्फ मैंने आपको रिवीजन के माध्यम से ये बताया कि आप इस चीज को पूरा रिवाइज कर लीजिए। ये सब चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकेंड आर्टिकल की तरफ। ये आपको क्लियर हुआ फर्स्ट। सेकेंड है, अभी हाल फिलहाल में मेरा मेरा युवा भारत करके एक अलग से जो है क्या किया गया है, स्कीम कह लो, अलग से लोगो वगैरह काफी चीजें ये न्यूज में रहा है। तो अभी एक लोगो डिजाइन करने के लिए ये भी बोला गया कि आप 3 दिन के लिए 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक पार्टिसिपेट कर सकते हो मेरा युवा भारत के लोगो को डिजाइन करने के लिए। काफी सारे लोगों ने डिजाइन का सबमिशन भी दे दिया है। अगर आप में है, आप कोई टैगलाइन भी सजेस्ट कर सकते हो मेरा युवा भारत के लिए। जो भी यहाँ पर वो हो जाएंगे सिलेक्ट, वो पता चल ही जाएगा हमें। तो मेरा युवा भारत करके एक अलग से भारत सरकार ने एक अलग से स्थापित किया है यहाँ पर, जिसमें 15 से 29 के जितने भी यहाँ पर वर्ष के नौजवान हैं, उनके लिए यहाँ पर यूथ असल में क्या होता है उसको यहाँ पे बताया जाएगा। 31 अक्टूबर को लॉन्च की जाएगी। अभी लॉन्च नहीं हुई, अभी तक तो ये चल रहा है प्रोसेस, इसकी टैगलाइन सजेस्ट करो और इसके लोगो सजेस्ट करो, बस बनाई जा रही है बॉडी, ये कंफर्म हो गया है। ये हमारी जो यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री है, युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है, वो यहाँ पे इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मंजूरी भी मिल चुकी है इसको। बस 31 अक्टूबर को इसको लॉन्च करेंगे। 31 अक्टूबर आपको पता है हमारा एकता दिवस मनाया जाता है।
एकता दिवस, यूनिटी डे, जिस दिन किसका बर्थडे आता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे, जिस दिन हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात नर्मदा नदी के किनारे स्थापित किया गया था, उसी दिन ये पूरा है। मेरा युवा भारत के नाम से, इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्वेश्चन इस पर। अब इसकी टैगलाइन जो आएगी वो मैं आपको अगले 31 तारीख को ही पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, बिकॉज अभी हमारे पास टैगलाइन इसकी आई नहीं है, इसका लोगो आया नहीं है। जब आ जाएगा तो इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। किस मिनिस्ट्री में आता है इसको दिमाग में रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अभी हाल फिलहाल में एक जीआई टैग दिया गया। हमेशा हर हफ्ते की न्यूज में एक ना एक आर्टिकल तो हमारा जीआई टैग का आ ही जाता है, क्योंकि अभी कुछ ना कुछ हर हफ्ते कुछ ना कुछ स्पेशल मिल जाता है। तो गोवा के कैशियो को अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया। जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश के प्रोडक्ट्स को मिला है, वो आपने याद किए होंगे। सेम उसी प्रकार से गोवा की इंडस्ट्री में जीआई टैग एक और दिया गया है। कैशियो, कैशियो पता है ना सभी लोगों को, सबने खूब खाए हैं, इतना टेस्टी लगता है हम लोगों को। तो उसी के लिए ये एक लेगेसी को प्रिवेंट करने के लिए जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो है, आपको पता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक टैग होता है, जो कि एक स्पेसिफिक रीजन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि ये जो टैग होता है ये हमारी कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, वाणिज्य मंत्रालय एंड इंडस्ट्री यहाँ पे देती है। इनके जो मेन यहाँ पे रजिस्ट्री होती है वो चेन्नई में की जाती है। चेन्नई से यहाँ पर पूरा पूरा प्रोसेस होने के बाद दिया जाता है। देखो, जो कैश्यू है ना, ये वाला, ये कैश्यू काजू, ये गोवा में कहाँ से आया? ये गोवा में इंट्रोड्यूस कराने वाले थे पोर्चुगीज। पता है ना आपको, पोर्चुगीज के कब्जे में था गोवा, है ना, वही तो छोड़ के गए हैं। कब छोड़ा उन्होंने? उन्होंने 1961 में 19 दिसंबर को हमारी भारत की इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय परफॉर्म किया था। उसके बाद गोवा को आजादी मिली है। बहुत ऑपरेशंस न्यूज में चल रहे हैं, ऑपरेशन अजय भी बहुत न्यूज में चल रहा है। बताना जरा, ऑपरेशन अजय ये आप ही लोग बताओगे, मैं नहीं बताऊंगी। आप लोग बताइए ऑपरेशन अजय किस लिए न्यूज में है। तो काजू जो है ये कोंकणी लैंग्वेज का एक शब्द है। ये ब्राजील, लैटिन अमेरिका से शुरू हुआ था ये पूरा प्रोसेस, और उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कराया गोवा में पोर्चुगीज ने। ठीक है, और वहां पर अलग से ये जो है काजू कोंकणी असल में बहुत पुराना चलता आ रहा है, और गोवा कैशू के नाम से मिल गया इनको। गोवा कैशू का लोगो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, केवल गोवा कैशू के लोग ही, मतलब वहां के जो बनाने वाले हैं वो उसको ही सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं। वहां पे इतनी सारी शॉप्स हैं जो इस कैशू को बाहर भी बेचते हैं, बाहर की कंट्रीज में, जैसे घाना, तांजानिया, बहुत सारी कंट्रीज में ये जो है वो सेल आउट किया जाता है। तो गोवा की कैशू की खास बात है। और वहीं पर ही मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा एक है पोर्चुगीज द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था, काफी लोगों को पसंद आने लगा, और धीरे धीरे करते करते ये फिर कैशू की प्रोडक्शन वहां पे बढ़ने लग गई। ठीक है, तो प्रोडक्शन बढ़ाई तभी तो इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना आसान हो गया, वरना मुश्किल होता। ठीक है, वैसे तो ये अमेजोन पे भी अवेलेबल हैं गोवा के कैश्यू नट्स। मैंने ये जब देखा था तो मैंने भी सोचा कि चलो ऑर्डर करके देखा जाए, पर फिर मुझे ये डाउट हुआ कि यार ये गोवा के कैश्यू नट्स अब अमेजोन पे मतलब नॉर्मल प्राइस में मिल रहे हैं। मुझे लगा यार ये सस्ते इतने मिल रहे हैं, मतलब क्या ये जेन्युइन है, नहीं है, प्रीमियम क्वालिटी इनकी सच्चाई में वही है जो इसका एक्चुअली में टेस्ट है वो है? क्योंकि अमेजोन पे आपको पता ना फेक प्रोडक्ट्स भी लोग बहुत बेचते हैं उस नाम से, क्योंकि वो फेमस हो गया। तो थोड़ा इससे मुझे डाउट हुआ, इससे मैंने फिर ऑर्डर भी नहीं करी। तो अगर आप में से किसी ने कभी खाए हैं तो मुझे जरूर बताना इस चीज के बारे में, कि अगर ऐसा आपको लगता है कि ये है, मतलब कि सच में गोवा के कैश्यू का टेस्ट आ रहा है, तो बताना जरा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जीआई टैग्स एक पूरा कॉन्सेप्ट गोवा के कैश्यू का। और गोवा पोर्चुगीज के कब्जे में आजादी से पहले, आजादी के बाद तक 1961 तक रहा था। 19 दिसंबर को आजादी मिली, 36 घंटों का यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म किया था, पीछे खींचा था बिल्कुल पोर्चुगीज को, और हम लोगों ने गोवा को अपनी टेरिटरी के रूप में एज अ यूटी, याद रखिएगा, पहले गोवा एज अ यूटी शामिल हुआ है, स्टेट शामिल नहीं हुआ था। एज अ यूटी शामिल किया गया, बाद में गोवा को एज अ स्टेट कब बनाया गया है? गोवा को स्टेट, गोवा को स्टेट का दर्जा मिला है 1987 में। कब मिला है? 1987 में गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया। उससे पहले गोवा एक यूटी के रूप में स्थापित हो रखा था। क्लियर है भाई? ये सारे फैक्ट्स आप लोगों को एकदम दिमाग में एकदम क्लियर होने चाहिए, क्योंकि इन फैक्ट से बहुत ज्यादा सवाल बनते हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं से। तो आप लोगों को पढ़ के जाओगे तो बहुत फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लग रहा है मुश्क बुदगी पे बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। ये पिक्चर है भाई मुश्क बुदगी की, देख लीजिए आप लोग। हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गलत हो, लेकिन इसको ऐसे ऐसे ही बोलते हैं, मुश्क बुदगी। ठीक है, कश्मीर के स्पेशल राइस है, बहुत ऊंचाई पे बहुत अच्छी खुशबू के साथ मिलते हैं। इसको भी मैंने अमेज़न पे देखा कि चलो भाई इसका अगर इतनी अच्छी खुशबू कह रहे हैं तो जरा देखते हैं। तो करीब करीब मुझे पता चला कि ये इनका जो प्राइस चल रहा है, अमेज़न पे देखा था मैंने, करीब 1250 पर केजी का प्राइस चल रहा है। वैसे ये मिल नहीं रहे हैं, अनअवेलेबल ही दिखा रहा है, और ये मिलेंगे भी तो हमको केवल 400 ग्राम ही एक बार में। तो यार 400 ग्राम से तो क्या ही होगा घर में। तो मुश्क बुदगी ये कश्मीर की वैली में बहुत ग्रो किए जाते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इसमें इंस्टेंट एनर्जी भी आ जाती है, बैलेंस डाइट के लिए बहुत अच्छा है, लो फैट के साथ। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है राइस वैरायटी यहाँ पर। ये बोला गया है कि इस राइस की वैरायटी को 5000 हेक्टेयर्स में आगे आगने वाले 3 सालों तक इसको बढ़ाने वाले हैं, जो कि सागम, पांगजम, शोफशाली, अनंतनाग एरिया, बडगांव डिस्ट्रिक्ट में ग्रो किया जाता है, जिसकी जो ऐसा बोला जाता है कि ये अब काफी ज्यादा इसकी जो है प्रॉब्लम्स हो रही कि खत्म होने की कगार पे आ रहा है, तो इसको हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। इसकी अलग वहां पर एक, आप कह लो कि एक अलग ही पहचान है वहां पर इस राइस। आप इसको ऑर्डर कर सकते हो बहुत इजीली, आपको ये मिल तो जाएगा, लेकिन वही है ना, थोड़ा सा डाउट रहता है कि यार ये जेन्युइन है या नहीं है, बस वो प्रॉब्लम रहते हैं। तो ये प्रॉपर वेबसाइट से ऑर्डर करे तभी सही रहेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी खुशबू के राइस है। क्वेश्चन आता है मुश्क बुद्दगी के बारे में, आपको पूछा जाता है और उसके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, तो याद रखिएगा ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं, और इसको हाल फिलहाल में जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग के बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ, 10 सालों के लिए दिया जाता है, मिनिस्ट्री देती है, यहाँ पर चेन्नई में है ये। इनको अभी हाल फिलहाल में ही जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो इसलिए ये काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा था। और ये अभी 5 विलेजेस में ग्रो किया जाता है। कश्मीर में भी कहाँ पे पूछता है तो साउथ कश्मीर। ठीक है, साउथ कश्मीर में स्पेशली ये ग्रो किया जाता है। ठीक है, इसको और बढ़ावा देने की बात काफी ज्यादा जो कश्मीर की गवर्नमेंट है वहां के एरियाज में बोला जा रहा है कि इसको हम और ज्यादा एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि इसकी पहली बात तो डिमांड भी ज्यादा हो रही है। ठीक है, वहां पे डिमांड भी ज्यादा है, बहुत ही टेस्टी ये रहता है, ऐसा मैंने सुना है, इसकी मैंने काफी वीडियोस वगैरह देखी हैं। और प्राइस वही है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो याद रखेंगे भाई, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है व्हाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स, क्योंकि अभी आप जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में इजराइल ने यहाँ पर जो है गाजा में इस्तेमाल किया है एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो कि एक मेटल तक को पिघला सकता है। तो हमसे बहुत हाई चांस है व्हाइट फॉस्फोरस के पूछने का, बहुत। ठीक है, इजराइल की मिलिट्री ने व्हाइट फॉस्फोरस के बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया है गाजा स्ट्रिप पे अटैक करने के लिए। आपको पता है हमास ने पहले अटैक किया है, हमास के अटैक में के जवाब में रिटालिएट करते हुए इजराइल ने भी किया है आगे। और उसमें जो बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया वो है व्हाइट फॉस्फोरस। ये आप पढ़ सकते हो स्टोरी यहाँ पर। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि रॉकेट्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत तगड़ी इंजरी कॉज कर सकता है अगर ये आपकी स्किन पे आके लग जाता है। वहां की ह्यूमन राइट्स वॉच जो है ना, उन्होंने इस चीज के बारे में हमको बताया है कि उसके अंदर इसराइल लेबनान बॉर्डर पे और गाजा सिटी पोर्ट पे इसको इस्तेमाल किया गया है। अर्बन एरियाज में फेंकोगे तो बहुत जबरदस्त बर्स्ट कर जाता है और सिविलियंस को बहुत तगड़ा हार्म कर सकता है। तो ये इसराइल के डिफेंस फोर्स के अगेंस्ट यहाँ पे इस्तेमाल बोला गया है। एक व्हाइट फॉस्फोरस एक वैक्स लाइक होता है, बिल्कुल वैक्स की तरह होता है, वैक्स लाइक सब्सटेंस, टॉक्सिक होता है, 800 डिग्री सेल्सियस पे बर्न कर जाता है। ये एक मेटल को मेल्ट करने की पूरी क्षमता रखता है। यहाँ पे पढ़ो, मैंने इसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं। ये वाली स्लाइड आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अपकमिंग एग्जाम में इससे ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। कलर वगैरह पूछ सकते हैं, इसकी अडर पूछ सकते हैं, इसकी खुशबू गंध कैसी होती है, लेसन जैसी होती है, कलरलेस सा दिखता है, व्हाइट वैक्स कलर का होता है, कभी कभी येलोइश और कोई कलरलेस टाइप में दिखता है ये। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते बिल्कुल एकदम से आग फैला देता है, इग्नाइट कर देता है अपने आप को। ठीक है, फास्ट स्प्रेडिंग फायर्स के रूप में कॉज कर सकता है ये। और साथ ही साथ ये बॉम्ब्स, ग्रेनेड, शेल्स, रॉकेट्स उन सब में मिक्स करके एकदम बहुत ज्यादा ह्यूमंस को हार्म कर सकता है। स्किन को जला सकता है, अगर ये बोन तक, हड्डियों तक जला सकता है ये। और हमारे ऑर्गन्स को खराब कर देगा, लिवर, किडनी, हार्ट,
इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारा मेटाबॉलिक खराब हो जाएगा, तो ये एक इम्पोर्टेंट बन जाएगा, कपड़ों पे चिपक जाता है, स्किन पे जाके प्रॉब्लम कर देगा। अगर आपने इसको इनहेल भी करा है ना, तब भी आपकी आंखों को जला देगा, आपकी नोज को वो एक गंदी सी वो कर देगा। ठीक है, तो अभी तक इसको बैन नहीं किया। ठीक है, इसको मैं आपको बता दूं कि आप बोलोगे कि इतना अगर खतरनाक है तो व्हाई इट इज नॉट बीइंग बैन। बिल्कुल सही बात है, इसको इंटरनेशनली अभी बैन नहीं किया गया, लेकिन हाँ ये बोला गया है कि इसको सिविलियन पॉपुलेशन पे आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पे सिविलियंस रहते हैं, शहरी लोग रहते हैं, वहां पे आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा जरूर बोला गया है। ठीक है, सो इस तरीके से ये एक याद रखिएगा, पूरा एक इम्पोर्टेंट बन जाएगा हमारे लिए। इसराइल ने इसका इस्तेमाल करा है, पहले भी इस्तेमाल करा है, ऐसा नहीं पहली बार इस्तेमाल करा है, पहले भी इसको खूब बोला गया कि इसको इस्तेमाल जो है पहले भी खूब किया गया है। तो इस चीज को पूरा याद रखिएगा, एग्जाम में सीधा सीधा व्हाइट फॉस्फोरस से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है भाई, ये पूरी आर्टिकल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी आपने वैसे पढ़ा है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आपने मुश्क बुद्जी के बारे में पढ़ा है, मुश्क बुद्जी, ये तीन आपके पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, इनको आप पढ़िए और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे ताकि मुझे क्लियर हो जाए कौन से क्वेश्चन का आप बता रहे हो। क्वेश्चन 1 आंसर इसका ऑप्शन लिखोगे, क्वेश्चन 2 ऑप्शन लिखोगे, जो आपको पता चलेगा उस हिसाब से आप इसका ऑप्शन लिखोगे। मुश्क बुद्जी आज ही पढ़ाया है आपको, कुछ नहीं करना, इन तीनों क्वेश्चंस को यहाँ पर आपने बताना है, पढ़ के आंसर देना। यूपीएससी भी आजकल ऐसे ही पूछ रही है ना, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं, कुछ इसी प्रकार से पूछती है आज के टाइम पे, तो मैंने भी उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपसे बोला है। तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और फिर मैं यहाँ पर उसको डिस्कस करूंगी, क्योंकि मैंने ही बता दिया फिर तो आपने क्या मेहनत करी। मैंने आपको टॉपिक समझा दिया, आपने मुझे अपना आधा घंटा दिया, मैंने आपको पूरा टॉपिक समझा दिया। अब इसके बाद का काम तो आप ही का है ना। चलो, अब एक और क्वेश्चन है आपके लिए। ये मैंने क्वेश्चन दिया है मेदाराम जतारा, मेदाराम जतारा करके एक आर्टिकल है। पहले मैं एक काम करती हूँ, आपको आर्टिकल समझा देती हूँ, फिर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कर। ये है आर्टिकल मेदाराम जतारा के ऊपर। वैसे ना मेदाराम एक जगह का नाम है, ठीक है, तेलंगाना में एक विलेज है मेदाराम। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सामक्खा सराखा, समक्खा सराखा, जिसका दूसरा नाम है मेदाराम जतारा। याद करना पड़ेगा अब आपको, ये इस विलेज में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका नाम है समक्खा सकारा जतारा। हिंदू ट्राइबल फेस्टिवल के लिए मनाया जाता है। कहाँ पे? तेलंगाना। तेलंगाना में कहाँ पर? तेलंगाना में एक जगह है मुलुगु, मुलुगु में इसको मनाया जाता है, याद करना। वहां के एक ट्राइब कम्युनिटी रहती है, ट्राइब कम्युनिटी का नाम क्या है? कोया ट्राइब्स। अब क्वेश्चन यहां से भी बनता है, कोया ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो आंसर क्या आ जाएगा? तेलंगाना। मान लो तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो उसका साथ का आ जाएगा कौन सा? आंध्र प्रदेश। एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि पहले एक ही पार्ट से ना ये, तो 2014 में अलग हो गए। तो कोया ट्राइब्स वहां पे इसको परफॉर्म करते हैं, कोया के कस्टम्स के अकॉर्डिंग। कोया ट्राइब्स वहां पर समाखा जो देवी है उनको यहाँ पर पूजा अर्पित की जाती है। भर के लोग वहां पे पहुंचते हैं, नॉन कोया पीपल भी जाते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ कोया ट्राइब है तो कोया के लोग ही जाएंगे, कोया के अलावा भी लोग वहां पे खूब जाते हैं। और ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कुंभ मेले के बाद सेकंड जो सबसे बड़ा मेला लगता है वो इसी के यहाँ होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है सेकंड, मतलब हाँ कि काफी बड़ा मेला लगता है ये वाला। तो समाखा सखारा जो है एक मदर डॉटर की एक डुओ था, जो कि वहां पे बहुत फेमस है मुलुगु एरिया में। तो वहां पर ये पूरा जो है रिचुअल पूरा सेलिब्रेट किया जाता है, मदर और डॉटर, जो कि उनका पूरा इनजस्टिस था उसके अगेंस्ट उन्होंने पूरी फाइट की थी उस समय। और काफी सारी पावर समाखा के बारे में अलग अलग कहानियां हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि ये ट्राइबल लोगों का कुंभ मेला है। कौन से ट्राइब्स का? कोया ट्राइब। कहाँ के हैं? तेलंगाना। याद हो गया। मेदारा जतारा समाख्या कुछ भी आए सेम ही बात है, समाखा सराखा जिनकी पूजा करते हैं,
और मदारा जहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है, उस विलेज का नाम, विलेज कहाँ पे है, मुलुगु, मुलुगु कहाँ पे है, तेलंगाना, तेलंगाना कहाँ है, हमारे प्यारे भारत। तो ये क्वेश्चन जरा आप लोग अब सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकेंगे आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व। मेदारा जोतारा ये न्यूज में रहता है, क्या है? तो ये ऑप्शन पढ़ो। फर्स्ट वैसे तो आपको पता चली गया, इसका आंसर ए है। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन देखो जरा। ये कह रहा है कि पंजाब की मार्शल आर्ट्स है। अब मैंने ये दिया है तो कुछ सोच समझ के लिखा होगा, तो बिल्कुल एक और होती है पंजाब की मार्शल आर्ट्स। मार्शल आर्ट कौन सी है पंजाब की? वो कही जाती है गटका। गटका पंजाब के सिख जो होते हैं वो यहाँ पर जो होती है ना, स्टिक्स, स्वॉर्ड, उससे यहाँ पे लड़ते हैं, उसे कहते हैं मार्शल आर्ट। स्वॉर्ड, कतार, शील्ड, सोटी, हम लोग स्टिक को कहते हैं सोटी। तो उस सोटी की मदद से ये पूरी परफॉर्म की जाती है, उसे क्या कहते हैं? गटका। तो ये ऑप्शन में नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के रूप में बता रही हूँ, क्योंकि सिख मार्शल आर्ट बहुत ट्रेडिशनल है, बहुत पुरानी मार्शल आर्ट है। तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में जरूर आइडिया होना चाहिए। और ये ओलंपिक्स में अभी तक भी नहीं है, काफी लोगों ने इसके ऊपर बात की थी कि इसको ओलंपिक में होना चाहिए ऐसे वैसे। तो अभी फिलहाल ये ओलंपिक्स में नहीं है, ठीक है। ये पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल तक भी ये फॉलो अप की जाती है। तो ये जरा आपको नाम पता होना चाहिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है। अगला ऑप्शन देखोगे, फोक डांस ऑफ गोवा। तो फोक डांस ऑफ गोवा केवल एक नहीं है, काफी सारे हैं, लेकिन ढालो करके एक है, वो वहां का काफी फेमस हो जाता है। फोक कल्चर में ढालो, फुगड़ी, ये काफी परफॉर्म किए जाते हैं। ढालो याद रख लीजिएगा, और एक फुगड़ी, ये फोक डांस है, ठीक है। ये नाम वाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है इसके ऊपर कि कहाँ से है, क्या है, ऐसा सब पूछ लेते हैं। अब इसके अलावा आपका देखो, एंशियंट फॉर्म ऑफ थिएटर ऑफ केरल, ये तो बड़ी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। केरल के अंदर काफी सारे एंशियंट फॉर्म, एक सिंगल नहीं है, लेकिन ट्रेडिशनल थिएटर जो है वो दो आपको याद रखने हैं थिएटर के लिए। एक तो भाई वहां का सबसे ज्यादा ही फेमस है, वो है कोट्टायम, सुना होगा इसके बारे में, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। थेयम, कोट्टू, ओपन्ना, काफी सारे हैं, लेकिन बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, वो आप केवल दो याद कर लो। एक तो आप कोडियाट्टम याद कर लो, बहुत पुराना है वहां का। देखो आपको मैं एक और चीज बता दूं, आट्टम वर्ड आ रहा है ना, आप इसको दिमाग में रखना, वो केरल से बिलोंग करता होगा, ठीक है। वहां पे पपेट और ये सब तो बहुत पुराना है, कथकली भी आप जानते हो बहुत पुराना है। तो पुराना थिएटर में आप ये दो नाम याद कर लो। और कहीं भी थेयम वर्ड आता है, तो थेयम वर्ड वो यूज करते हैं अपने गॉड के लिए, क्योंकि हमको ना मलयाली आती नहीं है, तो हमको नहीं पता चलता भाई कि ये कर्नाटका के हैं या केरल के हैं। हमें कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, हम लोगों को नहीं होता, साउथ इंडिया वालों को नॉर्थ इंडिया के लिए कंफ्यूजन हो जाती होगी, तो ये कॉमन सी बात है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हम याद रख सकते हैं, जैसे कि आप क्या याद रखोगे? एक शब्द थेयम, थेयम याद कर लो। थेयम शब्द का जो अर्थ होता है ना, वो आप याद कर लो, उसका मीनिंग ही गॉड होता है, संस्कृत वर्ड होता है, उसका मीनिंग होता है गॉड। तो ये केरल में इस्तेमाल वर्ड किया जाता है, ठीक है। और आट्टम वर्ड बताया था ना, जैसे कि मोहिनी आट्टम, वो भी वहीं का है, केरल का। कृष्ण आट्टम, ये भी केरल का है। तो आट्टम, नाटकम, ऐसे करके शब्द आएंगे ना, वो आप याद कर लीजिएगा, केरल से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे अक्टूबर के सेकंड हफ्ते के। बाकी डेली के जो करंट अफेयर्स है वो मैं डेली डेली अपलोड करती हूँ। मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स भी अपलोड किए हैं, हमारा एक चैनल है ओनली करंट अफेयर्स का, उसमें मैंने एक पूरी सीरीज चलाई है रिट्स के ऊपर। उस रिट्स की सीरीज को भी मैं चाहूंगी आप सभी लोग जरूर कवर करें। आप लोगों को आर्टिकल 32 आता है, आर्टिकल 32 की जो भी हमारी 5 रिट्स हैं, उनको मैंने वहां पे डिटेल में कवर किया है। उन शॉर्ट्स को भी जाकर के आप सभी लोग देख सकते हो, और आपको जो नॉलेज मिले, अगर उससे कुछ भी नॉलेज आपको मिलती है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको उससे क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ तक आप अपना पूरा करंट अफेयर को कवर कीजिए। जीआई टैग 2 कवर किए हैं, कौन कौन से कवर किए हैं? एक हमने कवर किया मुश्क बुद्ध जी, एक हमने गोवा के कैश्यू कवर किए हैं, याद रखना कब कहाँ कैसे, पूरी स्टोरी। मेरा युवा भारत याद रखिएगा, G20 की पूरी समिट, P20 का पूरा समझाया था, वो याद रखिएगा। उसके बाद व्हाइट फॉस्फोरस बहुत यूज में अब न्यूज में आने लग गया है, ठीक है। उसके बाद
आपको मेदाराम जतारा बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेगा, इससे हाई चांस है क्वेश्चन आने का, और क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से बनेगा, ऐसा भी हाई चांस है। तो इस प्रकार से आपने आप ये सारी चीजों को कवर अप कीजिएगा। ये सारी चीजें हमारी हमने लिख ली है, आपने नोट्स बनाए हैं, बहुत बेहतरीन बात है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अक्टूबर महीने के सारे करंट अफेयर को आपको कवर करवाया जा रहा है, उनको कवर करके कैसा लगा वीडियो मुझे बताइएगा, जरूर जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से ऐसे ही अगले लेक्चर में, अगले हफ्ते के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए। और कैसा लेक्चर लगा इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।